हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस डायमेंशन एनालिसिस के। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या है मेथड ऑफ डायमेंशंस पढ़ा था, वन डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फार्मूला, उनका हम एप्लीकेशन देखेंगे इस पार्ट में, इस वीडियो में। तो इनके क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, कई तरह से हम यूज़ करते हैं। दो तीन केसेस हैं जहाँ पर हम यूज़ करते हैं। तो किसी क्वांटिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू को दो यूनिट सिस्टम में हम वो इस्टेब्लिश करते हैं, उनके रिलेशन। ओके, सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू जो दो यूनिट सिस्टम में आते हैं उनके बीच हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट कर सकते हैं, मीन्स एक फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और किसी इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी हम चेक कर सकते हैं इससे कि वो इक्वेशन सही लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ। तो यही पे इसी पर हम लोग बात करेंगे। तो बात शुरू करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले से नहीं जुड़े हुए हैं तो वीडियोज़ को शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए। खुद पूरा वीडियो देखा करिए और अपने सुझाव हमारे तक ज़रूर भेजिए। ओके, बेल आइकन ज़रूर दबाइए अगर आप नए हैं, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और साथ बिल्कुल बने रहें। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये इस पार्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। तो एक तो जो पहला एप्लीकेशन हो सकता है क्या है, ये कहते हैं चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। ऑफ इक्वेशंस। ओके, एक हो गए। दूसरी चीज क्या है, एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू, एस्टैब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल values of a physical quantity, okay, in different unit systems of different unit systems। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और तीसरी बात क्या हो सकती है, establishing relation between physical quantities। समझ सकता है। तो ये हम इसमें से ये एक देख लेते हैं क्या हो जाएगा एप्लीकेशंस में, कि चेकिंग डायमेंशन कंसिस्टेंसी। तो जो फर्स्ट है ये क्या होता है, कोई भी इक्वेशन, कोई मल्टीपल या मल्टी टर्म इक्वेशन है, जैसे कोई मल्टी टर्म इक्वेशन है, जैसे एक ही इक्वेशन में कई टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में या दोनों में, तो क्या होगा, हर टर्म के डायमेंशन सेम होंगे। इसलिए वो सेम होंगे कि आप उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके डायमेंशन सेम होते हैं। जैसे आप 3 मीटर और 5 मीटर को तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन 3 मीटर और 5 केजी को नहीं ऐड कर सकते। ओके, आप 10 मीटर और 2 डिग्री सेल्सियस को नहीं ऐड कर सकते। आप 7 केजी और 5 डिग्री सेल्सियस को नहीं ऐड कर सकते। आप 1 केजी और 5 एम्पियर को नहीं ऐड कर सकते, बिल्कुल नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि उनकी डायमेंशंस क्या हैं, अलग अलग हैं। आप ऐड या सब्ट्रैक्ट उन्हीं क्वांटिटीज को कर पाते हैं जिनके डायमेंशन सेम होती है। इसका मतलब कि अगर कोई इक्वेशन है उसमें लिखे हुए हैं कई टर्म्स, तो टर्म्स मीन्स दे विल बी सेपरेटेड बाय एडिशन मार्क और सब्ट्रैक्शन मार्क। ओके, तो सबकी हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर मीटर में तो सारा मीटर में होना चाहिए, अगर वो ग्राम में है तो सारा ग्राम में होना चाहिए।
तो इस तरह का होना चाहिए। तो फिर हम इसके बारे में देखते हैं, चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, ये क्या हो सकता है। ओके, सो 1, दिस इज चेकिंग डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। ओके, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी। तो एक मल्टी टर्म के, एक इक्वेशन के जितने टर्म्स हैं सबकी डायमेंशन सेम होंगी, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, सो इन एन इक्वेशन all terms of RHS and LHS have same dimensions, have same dimensions. This is because we can add or subtract two or more values which have same dimension, which have same dimensions. अभी बात कर रहे थे ना कि आप मीटर को मीटर में ऐड कर सकते हैं, मीटर किलोमीटर में ऐड कर सकते हैं, वो अलग बात है, डायमेंशन दोनों की सेम है। और लेकिन मीटर किलोग्राम में नहीं ऐड कर सकते, आप एम्पियर को डिग्री सेल्सियस में नहीं ऐड कर सकते। ओके, सो ऐसे ही डिफरेंट डायमेंशन की चीज़ों को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ओके, सेम डायमेंशंस, ठीक है, ऐसा होता है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यही है। तो एग्जाम्पल आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे हम लोगों ने बहुत कॉमन से एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे आप लिखते हैं s इक्वल्स या x इक्वल्स x नॉट प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऐसा अगर यूज कर ये लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इनमें देखिए क्या है, ये क्या है, ये मीटर है, इसकी यूनिट क्या है, मीटर है, ये क्या है यहाँ पर ut मीटर अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, सो इट इज मीटर। यहाँ पर क्या है, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर, सो ऑल टर्म्स हैव डायमेंशंस ऑफ लेंथ। ओके, सो all terms in this equation have dimensions of length. Okay, dimension of length. Okay, सभी यही है। और वैसे ही और कोई आप इक्वेशन ले सकते हैं जहाँ पर आप यहाँ पर डायमेंशन को सेम दिखा सकते हैं, तो ये इसी को बोलते हैं आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। या दोनों साइड में आप जब भी डायमेंशन लिखेंगे, हर इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में, वो टर्म भले ही उसमें एक ही हो दोनों साइड में, तब भी आपको डायमेंशन वही रहेंगे। तो यहाँ भी अगर आप यूज़ करते हैं v इक्वल्स u प्लस at, ऐसा लिखते हैं ना, तो यहाँ भी क्या है, ये इस साइड ये मीटर और सेकेंड पावर -1, ये भी क्या है, मीटर सेकेंड पावर -1, तो यहाँ पर क्या है, मीटर सेकेंड पावर -2 एंड इंटू सेकेंड, तो फिर वही हो गया। तो ये मिलके क्या आया, मीटर सेकेंड पावर -1। सो
हियर all terms have dimensions. ओके, as क्या हो जाएगा यहाँ पर m पावर 0 l t पावर -1, और यहाँ पर क्या था, लेंथ मीन्स m पावर 0 l t पावर 0, ऐसा। तो यहाँ पर सबकी डायमेंशन एक थी, तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो एक तो ये एप्लीकेशन हो गया। जो दूसरा एप्लीकेशन है, क्या करते हैं, डिफरेंट यूनिट सिस्टम में जो किसी क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू आती है उनके बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। और जैसे अब MKS हो गया, CGS हो गया, आप फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू में रिलेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो MKSA में क्या है, अगर वो 1 न्यूटन है तो CGS में कितना होगा, CGS में उसकी यूनिट क्या होती है, डाइन, तो 1 न्यूटन को कितने डाइन के इक्वल होगा। तो ये हम वैल्यूज़ को के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। या एनर्जी की यूनिट क्या है, अर्ग है CGS में, तो MKS में क्या है, जूल है, तो ये हम ले सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू में आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है डिफरेंट यूनिट सिस्टम में किसी क्वांटिटी के लिए। So establishing a relation between values of a quantity, okay, in different यूनिट सिस्टम्स। सो दिस वाज टू, किसी भी यूनिट सिस्टम में किसी क्वांटिटी की डायमेंशन वही रहती है, ओके। जैसे अब एनर्जी की ही बात करें तो क्या होगा, जो मास के ऊपर पावर है या लेंथ की पावर पर या टाइम की कितनी पावर पर डिपेंड करता है। MKSA में ये एनर्जी के एनर्जी जो फिजिकल क्वांटिटी एनर्जी है वही डायमेंशन क्या होंगी, वो CGS में भी होंगी, लेकिन बस न्यूमेरिकल वैल्यू हम अलग तरीके से लिखते हैं, उसमें रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और एक चीज़ हम जानते हैं पहले शुरुआत से कि साइज, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड साइज ऑफ यूनिट इट इज कांस्टेंट। सो दिस फैक्ट इज बेस्ड ऑन दैट थिंग, ओके। So dimensional formula of a quantity remains same, okay, in different unit systems, ऐसा होता है। एंड फैक्ट इज देयर, प्रोडक्ट ऑफ साइज ऑफ यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कांस्टेंट, ओके। द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू and size of unit, okay, in any system, of units is same as in another system, ठीक, ये इससे बेस्ड है। तो हम क्या लिखते हैं, N1 U1 इक्वल्स N2 U2, ये नहीं करते हैं। डायमेंशन फार्मूला वही रहेगा
लेकिन अगर हम यूनिट की साइज अगर अलग लेते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी अलग आएगी। ये हम देख रहे हैं पहले, है ना। साइज ऑफ यूनिट अगर छोटी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी, लेकिन ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, हमेशा वही रहेगा। तो जैसे हम रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं सीजीएस और एमकेएसए में एनर्जी की यूनिट का, ठीक है। एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू में हम रिलेशन स्टेब्लिश कर रहे हैं सीजीएस और एमकेएसए में। सो let us establish relation between numerical value of energy, okay, in CGS and MKS सिस्टम, ठीक है। यहां पर क्या होगा, सीजीएस समझ सकते हैं कि सेंटीमीटर लेंथ के लिए यूनिट है, ग्राम क्या है, मास के लिए यूनिट है, टाइम के लिए सेकंड है। यहां पर एमकेएस में क्या है, मास के लिए किलोग्राम और लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड, ये है। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी, एनर्जी का मतलब जो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होगा एनर्जी का होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का। तो फोर्स क्या है, ये मास इंटू एक्सेलरेशन है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही ना है। सो मास m, एक्सेलरेशन l t पावर -2, डिस्प्लेसमेंट क्या है l, ओके। सो m l रेज़ टू पावर 2 t रेज़ टू पावर -2, ऐसा ये हो सकता है। ठीक है, तब फिर क्या लिख सकते हैं, देन n1 इंटू m1 l1 पावर 2 एंड t1 पावर -2 एंड n2 क्या है, ये m2 l2 पावर 2 एंड t2 पावर -2, ऐसा हो गया। अगर ये एमकेएस में, ये इस साइड जो एलएचएस क्या है ये एमकेएस में है, और जो आरएचएस क्या है ये सीजीएस में, ठीक है। तो इफ n1 इक्वल्स 1 जूल, ठीक है, तो n2 इक्वल्स कितना अर्ग होगा, n2 एनर्जी की यूनिट क्या है, अर्ग, तो ये कितना अर्ग होगा ये निकालना है। सो n2 इक्वल्स हाउ मच, n1 इंटू m1 अपॉन m2, okay, and here l1 upon l2, and this is power here raised to power 2, and here t1 upon t2 and raised to power -2। m1 क्या है किलोग्राम में और m2 क्या है ग्राम में है, मास के लिए। लेंथ के लिए क्या, l1 क्या मीटर में, l2 क्या सेंटीमीटर में, और t1 सेकंड में, t2 भी सेकंड में। तो अगर इनकी साइज का डिवीजन होगा तो क्या हो सकता है, सो साइज का डिवीजन क्या होगा, देखिए ये किलोग्राम में और एक ग्राम में जो साइज है, अगर m1 को डिवाइड करेंगे n2 से तो 1000 आएगा, क्योंकि m1 किलोग्राम में है और ये क्या है m2 ग्राम में है। तो साइजेस का डिवीजन होगा तो ये क्या होगा, 1000 ये मिलेगा, l1 मीटर में है या सेंटीमीटर में, तो 100 यहाँ मिलेगा, और यहाँ तो क्या है सेकंड यहाँ 1 मिलेगा। तो n2 इक्वल्स क्या, n2 इक्वल्स हियर n1 इज 1 जूल, ओके, इनटू m1 बाई m2, दिस इज 1000, ओके, एंड l1 बाई l2 रेज़ टू पावर 2, सो 100 रेज़ टू पावर 2
okay, and t. So here 1 power minus 2. This comes here 10 raised to power 7. ओके, सो n1 अगर 1 जूल है तो n2 क्या होगा, 10 पावर 7 अर्ग होगा. सो दिस एस्टैब्लिशेस हियर 1 जूल इक्वल्स 10 raised to power 7 अर्ग. ओके, तो इस तरह रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं दो एक ही क्वांटिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू में जो डिफरेंट यूनिट सिस्टम में ली जाती हैं या मिलती हैं. और थर्ड चीज क्या है, हम रिलेशन डिड्यूस कर सकते हैं. ओके, सो डिड्यूसिंग रिलेशन among the physical quantities. ठीक है, ऐसे. तो ये रिलेशन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? अगर हम कह सकते हैं कि किसी काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के साथ जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड है वो उसके मास पर डिपेंड करती है, उसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है. तो ये रिलेशन क्या होना चाहिए? ठीक है, ये रिलेशन कैसा होना चाहिए? तो देखिए क्या है. सो यूजिंग लॉ ऑफ डायमेंशंस we can establish or we can deduce relations. अब वो रिलेशंस कैसे हो सकते हैं? एग्जाम्पल क्या? ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? मास पर और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर. ओके, फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट के डिपेंड्स ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कह सकते हैं, ऑफ a moving object depends upon what? Mass of the object and its velocity, and magnitude of its velocity. And magnitude of its velocity. तो किस पर कैसे डिपेंड करता है? मान लेते हैं कि मास के a पावर पर और वेलोसिटी की b पावर पर डिपेंड करता है. ओके, सो कैसे इस्टेब्लिश करते हैं? जो प्रोसेस है उसमें यही है कि हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं. ओके, सपोज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स, किस पर डिपेंड कर रहा है? डिपेंड्स अपॉन पावर a to mass, power a raised to mass. Okay, raised to mass and power b by which velocity is raised.
ओके, रेज्ड। तो ये ए जो मास है वो मास इज रेज्ड टू पावर ए एंड वेलोसिटी इज रेज्ड टू पावर बी, इस तरह का डिपेंडेंस है। तो फिर क्या लिख सकते हैं, मीन्स ए काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स के मास पावर ए एंड वेलोसिटी रेज्ड टू पावर बी, और some constant may be there, okay, some constant c may be there, dimensionless constant, okay, c is what, dimensionless constant, dimensionless constant, okay, ऐसा। तब क्या हो सकता है, अब मास और वेलोसिटी इनकी डायमेंशंस तो कंपेयर कर सकते हैं, तो जो डायमेंशन है दोनों साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। Okay, so from principle of homogeneity, principle of homogeneity, dimensions on both sides should be same। तो क्या डायमेंशन होनी चाहिए, देखिए m की डायमेंशन क्या है, m के लिए, ये मास के लिए है, तो हम लिखते हैं ना कि मास ये हो गया, और जो v की डायमेंशन है क्या है, मीटर पर सेकेंड लेंथ, सॉरी 10⁻⁻ t पावर -1 L t पावर -1 ऐसा होगा। और एनर्जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, k काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, इसकी डायमेंशन क्या हो जाएंगी, m L पावर 2 t रेज़ टू पावर -2, ये डायमेंशन होती है। ठीक है, तो इनकी डायमेंशन ऐसे लिखी जा सकती हैं, ओके, सो m in 1 dimension, L in 2 dimension and t is -2 in 2 dimension। तो दोनों साइड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो लिख रहा है ना कि m l पावर 2 t पावर -2 एंड दिस इज इक्वल टू c। ये तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो कोई इसको ना भी रखे तो भी काम चल जाएगा। क्या है यहाँ पर m, और यहाँ पर क्या है, और यहाँ एल टी है ना v, सो एल टी पावर -1 पावर b। अब क्या लिख सकते हैं एक साथ, m रेज़ टू पावर a, l रेज़ टू पावर b एंड t रेज़ टू पावर -b, ऐसा हो जाएगा। सो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। देखिए m पर यहाँ 1 पावर है, यहाँ a है, तो a इक्वल्स 1, दोनों साइड सेम होना चाहिए ना। l यहाँ पावर 2 है, यहाँ b, तो b क्या है 2, तो a और b की वैल्यू तो ऐसे ही आ गई। और t रेज़ टू पावर देखिए क्या है, यहाँ पर -2, यहाँ पर -b, तो -b इक्वल्स -2। सो दिस इंप्लाइज दैट हियर a इक्वल्स 1, b इक्वल्स 2। तो फिर क्या रिलेशन होना चाहिए, फिर एक्चुअल रिलेशन क्या होना चाहिए, देन रिलेशन शुड बी k इक्वल्स c m v स्क्वायर, m पावर 1 b पावर 2, और आप जानते हैं हाफ m v स्क्वायर होता है। तो c यहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस का एक ड्रॉबैक कह सकते हैं, एक लिमिटेशन कह सकते हैं कि यहाँ पर हम कोई मल्टीप्लायर जो नॉन डायमेंशनल मल्टीप्लायर है उसको हम नहीं पा सकते। ओके, सो दिस इज लिमिटेशन। तो c की वैल्यू हमको नहीं पता होती, लेकिन बाकी डायमेंशनल कंसिस्टेंट, यहाँ डायमेंशनल कंसिस्टेंसी तो होगी, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि करेक्ट फार्मूला है। तो अगर कोई इक्वेशन है, अगर वो डायमेंशनली करेक्ट होता है
तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम से करेक्ट है। हाँ, ये है कि अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो इनकरेक्ट है, ठीक है। लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है तो भी उसमें 2 टाइम्स, हाफ, 1/4 जो नॉन डायमेंशनल मल्टीप्लायर्स हैं उनके बारे में कुछ आप कह नहीं सकते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, कह सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं। ये रिलेशन हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं, है ना। बाय अदर मेथड्स हम पता कर सकते हैं c इक्वल्स हाफ, तो हाफ हम भी स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन हम ये लिख सकते हैं एक रिजल्ट नोट कि ये डायमेंशनली करेक्ट हो तब भी क्या हो सकता है, ये इक्वेशन हो सकता है कि इनकरेक्ट हो सकता है। ओके, सो नोट, ओके, क्या है, a dimensionally incorrect, dimensionally consistent equation may be wrong, okay, because non-dimensional multipliers in an equation okay, cannot be predicted by dimensional methods। डायमेंशनल मेथड्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप इसको ध्यान में रखिए, ये 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। और अगर डायमेंशनली रॉन्ग है तब तो रॉन्ग है ही है, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन डायमेंशनली रॉन्ग है यानी इनकॉन्सिस्टेंट है तो रॉन्ग है ही है, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन अगर डायमेंशनली करेक्ट भी है या कॉन्सिस्टेंट भी है तो भी वो रॉन्ग हो सकता है इनकी वजह से, क्योंकि जो न्यूमेरिकल मल्टीप्लायर आते हैं हाफ या पाई या 2/3 ऐसे 5/6 जो भी आते हैं वो नहीं पा सकते आप डायमेंशनल मेथड से। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे। ओके, इस वीडियो को मैं रोकते हैं। तो आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखा करिए पूरा और लोगों को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए और खुद साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।